नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपके साथ बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं और यकीन मानिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही ध्यान से मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिससे कि सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़ने से ही आप अपनी कंप्लीट साइकोलॉजी, पूर्ण मनोविज्ञान समझ सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस एक वीडियो को देख लीजिए, मैंने इस पूरे वीडियो में संपूर्ण मनोविज्ञान का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और हर एक प्रश्न के साथ जो मैं बातें आपको बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। ठीक है। और अगर क्योंकि आपको ये वीडियो एक बार अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद क्या है कि आपको वो क्वेश्चंस बार बार पढ़ने भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड करिए और इन प्रश्नों को बार बार पढ़ लीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को बार बार पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए 1 से 2 बार में इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको पता होंगे और एग्ज़ाम में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसका जवाब भी दे पाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद साइकोलॉजी में कम से कम नहीं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिए। किसने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है? तो इसका जवाब है स्टेनली हॉल। अब तूफान की अवस्था क्यों कहा गया होगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे संवेग होते हैं, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ये एक तो अधिक मात्रा में होते हैं और अनियंत्रित होते हैं, बारंबार होते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग किशोरावस्था में होते हैं वो अक्सर जल्दी जल्दी या बार बार गुस्सा होना, रूठ जाना, हिंसक प्रवृत्ति उनमें हमें दिखाई देती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, जो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही जोश से भरे हुए भी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसीलिए किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है और इसको स्टेनली हॉल ने ही किशोरावस्था को कहा था तूफान की अवस्था। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न सीधा पूछा जाता है आपसे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जवाब है कोहलबर्ग। पूरा नाम इनका लॉरेंस कोहलबर्ग है, जिन्होंने कि बताया था कि बच्चे कैसे, मुख्य रूप से 3 स्तर बताए थे जिसमें कि 6 अवस्थाएं बता दी थी और उसके आधार पर समझाया था। इनका एक एग्जाम्पल बहुत फेमस होता है जिसको हम बोलते हैं हेन्स दुविधा। हेन्स दुविधा यानी कि इंग्लिश में इसको कुछ लोग कहते हैं हेन्स डायलमा। इसमें इन्होंने हेन्स नाम के एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जिसके आधार पे बच्चों को दुविधा में डाला जाता था और उसके बाद बच्चों से ही प्रश्न करके उनके जवाब जब लिए जाते थे और उसके आधार पे ये तय किया जाता था कि बच्चे किस अवस्था में है नैतिक विकास की। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जवाब है विलियम वुंट। अब इनको क्यों कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक? तो ध्यान से समझिए कि आज के समय में जो मनोविज्ञान है, आज के समय की जो मनोविज्ञान है वो काफ़ी साइंटिफिक है, जिसमें कि हम डाटा कलेक्शन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये मनोविज्ञान का जो नेचर है, प्रकृति है, ये पहले ऐसी नहीं थी जब शुरुआत में मनोविज्ञान थी। और आज जो मनोविज्ञान है इसका श्रेय पूर्ण रूप से विलियम वुंट को दिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक उनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की थी मनोविज्ञान की। अब सुनिए प्रश्न को, अगर आपको हो सकता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए घुमा के भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी कि आधुनिक शब्द को अब आप हटा दीजिए, आपसे अगर सिर्फ ये पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा तब आपका उत्तर विलियम वुंट नहीं होगा, तब आपका उत्तर क्या बन जाएगा? अरस्तु। अब अरस्तु आपको पता होगा ये काफ़ी पुराने समय के व्यक्ति हैं और दर्शन शास्त्र में भी इनका काफ़ी नाम है। लेकिन मनोविज्ञान उस वक्त क्या थी कि स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में नहीं थी। ये दर्शन शास्त्र के साथ ही इस पर भी चर्चा की जाती थी। और क्योंकि आपको पता होगा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मन के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए अरस्तु ने मन के बारे में बात की थी और इसी वजह से इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब भी मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो विलियम वुंट आपको टिक करना है। अगला सवाल है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास का मतलब यहाँ पे विकास की जो अलग अलग आयाम होते हैं, जैसे नैतिक विकास, सामाजिक विकास,
सांस्कृतिक विकास, बच्चे का भाषा विकास, बच्चे की का संज्ञानात्मक विकास, ये सभी विकासों पर बराबर संतुलित रूप से ध्यान देना और बच्चे संतुलित रूप से सभी जो आयाम होते हैं विकास के उसमें आगे बढ़े, यही प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जवाब है थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक आपको पता होगा कि अधिगम से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं और अधिगम के ज़्यादातर सिद्धांत की शुरुआत ही संबंधवाद से होती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर, और जिसमें कि उन्होंने देखा था कि कैसे बिल्ली अलग अलग प्रयासों के द्वारा जब सही प्रयास करती है तो धीरे धीरे उसका एक अनुबंधन हो जाता है। यानी कि संबंधवाद यही कहता है कि जो उद्दीपन है और जो अनुक्रिया है उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाना, यही संबंधवाद का सिद्धांत है जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जवाब है विलियम वुंट। आई होप आप समझ पाए होंगे क्यों है, क्योंकि मैंने इसका जवाब आपको पहले भी दिया था कि विलियम वुंट थे जिन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मन की उत्तेजित दशा, आइए, मन की उत्तेजित दशा जैसे क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो इन सबको हम कहते हैं संवेग, यानी कि इंग्लिश में अगर आप इसको कहें तो इमोशंस। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं और यही मन की जो उत्तेजित दशा होती है इसको हम संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी कि ZPD। इंग्लिश में ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसने दिया था? इसका जवाब है लेव वाइगोस्की। आपको पता होगा लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था जिसके तहत उन्होंने ये बताया था कि समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र होता है जिसके तहत आने वाले कार्य को यदि बच्चा करता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर देने वाला प्रश्न है ये सीधे सीधे। डिसलेक्सिया की जब बात होती है तो इसका संबंध होता है पढ़ने से संबंधित समस्या। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अक्षरों को आगे पीछे करके कई बार पढ़ देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक वर्ड है SAW सौ, और अगर इसको ये कुछ बच्चे वॉज पढ़ देते हैं WAS वॉज, तो जब वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले अक्षर फॉर एग्जाम्पल B और D इनमें फ़र्क नहीं कर पाते, कई बार P और B में भी फ़र्क नहीं कर पाते क्योंकि ये थोड़े से सिमिलर एक जैसे दिखने वाले अक्षर हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जवाब है थॉर्नडाइक। अभी मैंने बताया था आपको कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा उन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे में रखा था, काफ़ी लंबे समय तक बिल्ली को भूखा छोड़ा गया, उसके बाद उसको एक सही अनुक्रिया करनी थी जिसके आधार पे वो पिंजरा खुल जाता और बिल्ली को खाना मिल जाता। तो बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, त्रुटियां की, और उसके बाद उसने वो व्यवहार जिसके तहत वो उस पिंजरे को खोल पाए सीख लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवहार को सीखता है तो प्रयास और त्रुटि से सीखता है, कि कोशिश करता है, फिर गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता है और एक सही संबंध बना पाता है सही अनुक्रिया और व्यवहार में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के समूह में शामिल किया जा सकता है, किस समूह में शामिल किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो आपको पता होगा शिक्षण साधन सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री जिसको आप इंग्लिश में टीचिंग एड्स कहते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आप कह सकते हैं दृश्य, जिसमें कि सिर्फ हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला होता है श्रव्य, जिसमें कि हमें सिर्फ सुनाई देती हैं। और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य मतलब कि भाई उसमें दिखाई भी दे रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं। जैसे कि दृश्य की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं बोलूँ चार्ट पेपर, तो क्लासरूम में अगर चार्ट लगे हैं तो सिर्फ वो हमें दिखाई दे सकते हैं, तो वो दृश्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से श्यामपट्ट पे अगर कोई काम कराया जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, तो सिर्फ हमें दिखाई देता है, सुनाई तो नहीं देता। श्रव्य में मतलब जो हमें सुनाई भी दे, फॉर एग्जाम्पल रेडियो
ये हमें सुनाई देगा, लेकिन इसमें क्या चीज़ें हो रही है दिखाई थोड़ी देती हैं। इसी प्रकार से दृश्य श्रव्य जो हमें दिखाई भी दे सुनाई भी दे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टीवी की, टेलीविज़न की, तो हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। बट प्रश्न में आपसे श्यामपट्ट के बारे में पूछा गया था कि श्यामपट्ट कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृश्य साधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका जवाब है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए, वाइगोस्की ने मुख्य रूप से यही बताया था कि बच्चे अपना संज्ञानात्मक विकास कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या कारक कह लीजिए होते हैं। वो होता है एक तो समाज उसका, और दूसरा उसकी संस्कृति, क्योंकि बच्चा समाज से ही सीखता है और संस्कृति से ही सीखता है। इसलिए वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, और इसी वजह से इनके संज्ञानात्मक सिद्धांत को सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो उसका सही जवाब है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, 1 नंबर का प्रश्न है, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि स्कीमा के बारे में कहता है। अब स्कीमा हो सकता है आपको ना पता हो, तो देखिए बालक में क्या होता है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु XYZ या उसके आसपास के लोग हो, हर एक चीज़ के प्रति उसके दिमाग में कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि सूचनाओं का संग्रह होता है, और उसी को हम स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और मान के चलिए ये सर्कल जो है ये बच्चे का दिमाग है, बुद्धि है उसकी। बच्चा क्या करता है, हर एक चीज़ों के लिए एक स्कीमा बनाता है। अब स्कीमा को हम छोटे छोटे सर्कल के रूप में समझने के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि मान सकते हैं कि भाई ये जो छोटे छोटे सर्कल क्या हैं, ये स्कीमा है। अब हर स्कीमा क्या होगा, हर एक चीज़ के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीमा हो सकता है उसकी माँ का, माँ को वो देखता है, उसकी आवाज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार से उसके पिता का भी हो सकता है। आसपास की वस्तुएं, जैसे कि उसके घर में मान के चलिए कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह ले सकते हैं टीवी, है ना, तो टीवी के लिए उसका एक स्कीमा होगा अपना, है ना। बच्चे ने किसी जानवर को देखा, किसी पक्षी को देखा, तो उसका कुछ स्कीमा उसके दिमाग में होगा। स्कीमा का मतलब कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान के चले, अगर मैं बात करूँ कोई जानवर है कुत्ता, तो हो सकता है कि बच्चा क्या कर देगा, उस कुत्ते को जब उसने देखा तो जो कुछ भी उसको समझ में आया या जो कुछ भी उसको बताया गया, वो सारा कुछ क्या करता है, अपने दिमाग में एक स्कीमा के रूप में बना के रख लेता है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के रूप में बना के रख लेगा इस छोटे सर्कल के अंदर, कि भाई कुत्ते से संबंधित सारी जानकारी इसमें रहेगी। तो ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, स्कीमा होता है जो बच्चे के दिमाग में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था। इसका जवाब है अरस्तू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं आप। अगला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो इसका जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। आपको पता होगा विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है निरंतरता का। अब ये क्या कहता है निरंतरता का सिद्धांत, ये यही कहता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जब से जन्म हुआ, जन्म भी क्या, माँ के गर्भ में था बच्चा, तब से ही लेकर के मृत्यु तक जो है वो विकास प्रक्रिया चलेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिखने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं, तो लिखने से संबंधित विकार जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, याद रखिएगा, डिसलेक्सिया जो हमने बात की थी वो पढ़ने से संबंधित थी, यहाँ पे ये डिसलेक्सिया नहीं है, डिस्ग्राफिया है। उसका संबंध किससे है, लिखने से है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, तो डिस्थीमिया जो होती है गंभीर तनाव की अवस्था होती है, डिप्रेशन जैसा होता है लंबे समय तक, उसको हम डिस्थीमिया कहते हैं। हालांकि बच्चों में ये बहुत कम पाई जाती है, लेकिन होती है। जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जैसे कि किशोरावस्था के आसपास के होते हैं, उनमें हमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। गणित को समझने की अशक्तता यानी कि प्रॉब्लम, विकार क्या है। गणित को समझने की समझ, फॉर एग्जांपल नंबर्स को नहीं समझ पा रहा, संख्याओं के बीच संबंध नहीं बना पा रहा, आगे पीछे क्रम में नहीं लगा पा रहा, जोड़ घटा सिंपल सवाल भी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है, बच्चे को डिस्कैलकुलिया है। तो गणित को समझने की जो अशक्तता होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चंस सीधे पूछ देते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको लगाना भी नहीं है, और हो सके तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, इन प्रश्नों को सीधे सीधे पढ़ लीजिए। ठीक है, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए सीधा। अगला,
मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता क्या है? इसका जवाब है अफेजिया। मुख्य रूप से इसमें बोलने में ही बच्चे को दिक्कत होती है अफेजिया में। अगला, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो इसका जवाब है कोहलर ने किया था। कोहलर आपको पता होगा, ये गेस्टॉल्ट एक विचारधारा होती है मनोविज्ञान में, उससे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने सुल्तान नाम का इनका एक चिंपैंजी था जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और सॉरी, ये अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे समस्या को समाधान करने के लिए अपने इनसाइट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ साबित करने के लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सुल्तान नाम के चिंपैंजी को शामिल किया था। अगला प्रश्न, चूहे पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो इसका जवाब है स्किनर। स्किनर जो थे वो, याद हो आपको, अनुबंधन का उनका एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी बालक को अगर हम कोई व्यवहार सिखाना चाहते हैं तो उसमें हमें पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट को शामिल करना पड़ेगा, पुनर्बलन को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसी चीज़ को साबित करने के लिए इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किया था चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बुद्धि से है कि बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु, मेंटल एज का संप्रत्यय किसने दिया था सबसे पहले? तो इसका सही जवाब है अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने कहा था कि भाई हम मेंटल एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि देखिएगा, इसको हम इंग्लिश में IQ बोल देते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, इसका संप्रत्यय किसने दिया था? तो इसका संप्रत्यय दिया था स्टर्न ने। ठीक है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मानसिक आयु पूछा जाए तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, और बुद्धि लब्धि पूछा जाए तो विलियम स्टर्न ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम स्टर्न के सूत्र में किसने संशोधन किया था, मतलब उसमें चेंज, अमेंडमेंट्स कौन लेकर के आया था? तो इसका जवाब है टर्मन। ठीक है, टर्मन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, इसका जब आप निर्णय लेते हैं तो कुछ लॉजिक्स दिमाग में लगाते होंगे, कुछ सोच विचार करते होंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नैतिक तर्कना। आपसे पूछा जा सकता है नैतिक तर्कना के बारे में। अगला, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक सिचुएशन में सीखी गई चीज़ जब दूसरे सिचुएशन में अप्लाई की जाती है तो उसको हम बोलते हैं अधिगम अंतरण। अब ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, ठीक है, एक होता है ऋणात्मक, और एक होता है शून्य। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है? धनात्मक का अर्थ ये है कि जब कोई चीज़ आप पहली एक स्थिति में सीखें उसको दूसरी परिस्थिति में अप्लाई कर रहे हैं और वो वहाँ पे आपको हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब धनात्मक है। और ऋणात्मक मतलब जब वो हेल्प नहीं करती, प्रॉब्लम क्रिएट करती है नई चीज़ सीखने में, तो ऋणात्मक होता है। और शून्य का मतलब क्या है कि कोई लेना देना नहीं है। एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति में सीखी गई चीज़ों का जब कोई लेना देना नहीं होता तो हम इसको बोलते हैं जीरो अधिगम अंतरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जवाब है एरिक एरिक्सन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है? तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छी थ्योरी है। उन्होंने मुख्य रूप से जीवन काल को 8 अवस्था में बांटा था। और देखिए यहाँ पे सारे नाम दे रखे हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, तो ये कुछ 8 महत्वपूर्ण जो थे इनके इन्होंने स्टेजेस बताए थे। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की थी? मुझे पता है, इतनी वीडियो अगर आपने देख ली है तो आप तो तुरंत इसका जवाब दे देंगे। सीधा सीधा जवाब है विलियम वुड ने की थी। हाँ, कब की थी, कहाँ की, ये नहीं बताया था। तो देखिए 1879 में की थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी। ये जर्मनी में एक जगह है लिप्जिंग, वहाँ पे इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विकास का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? इसका जवाब है सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक रह रखे हैं। इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, जैसे कि इड ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था। और इसके अलावा इनका अपना एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। अगला प्रश्न, अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग को अगर आपको कहा जाए डिफाइन करने को कैसे करेंगे, तो मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, याद रखिएगा,
स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए कोई परिवर्तन आ गया तो इसका मतलब आप में अधिगम है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति शराब पी ले, तो शराब पीने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन क्या वो परिवर्तन स्थायी होगा? नहीं। शराब का नशा जैसे ही उतरेगा वापस से वो पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो परिवर्तन होना चाहिए स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तभी इसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है जेबी वॉटसन, जो कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो इसका सही जवाब है विलियम मैकडूगल। अगला प्रश्न, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? इंग्लिश को में हम इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें कि मुख्य रूप से वो अलग अलग लेवल बताते हैं, है ना, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक नीड्स हो जाती हैं, उसके बाद लव्स, बिलोंगिंग्स, इस प्रकार से अलग अलग होती हैं। तो अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया ये सिद्धांत था, जिसमें कि वो बताते हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं वो किस प्रकार से एक पदानुक्रम में होती है, हिरार्की में होती हैं। अगला प्रश्न, बालक में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसे नापा जा सकता हो को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वृद्धि। अब ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसको आप नाप सकते हैं? जैसे कि मान के चलिए किसी की भार, वजन में परिवर्तन आ गया है। पहले कोई बालक था 15 किलो का, अब वो हो गया है 17 किलो का, तो भार में परिवर्तन आया, आप इसको नाप भी सकते हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? वृद्धि। इसी प्रकार से बच्चे की ऊंचाई यानी कि हाइट में चेंज आ जाए तो इसको भी नापा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन जिनको नापा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास सिर से शुरू होकर क्रमिक रूप से पैर तक होता है, यह विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका सही जवाब है शिर पदाभिमुख सिद्धांत। इंग्लिश वर्ड भी याद कर लीजिएगा, सेफेलोकॉर्डल इसका जो है इंग्लिश शब्द है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक आ जाता है कि जो बालक होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, तो इस बच्चे का सबसे पहले सिर वाला हिस्सा विकसित होता है, उसके बाद ये नीचे बाद जो उसकी भुजाएं हैं, फिर हाथ, उसके बाद ये सेंट्रल पार्ट और उसके बाद पैर, इनका विकास होता है। यानी कि सिर से शुरू हुआ विकास और धीरे धीरे कहाँ तक आया? नीचे पैर तक आया। और ये जो सिद्धांत है ये कहलाता है शिर पदाभिमुख सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगला है डिस्मोर्फिया। अब डिस्मोर्फिया, मोर मतलब आप पता है ना, मोर बहुत अच्छा सुंदर सा पक्षी है, लेकिन अगर वो डिस हो जाए, डिस मतलब उसका दिमाग घूम जाए, मतलब वो अपने आप को सुंदर ना समझे, तो कुछ कुछ इससे आप अंदाजा लगाइए, ऐसा ही कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा शरीर के आकार और आकृति में विकृति यानी कि प्रॉब्लम का अनुभव करता है। उसको लगता है कि शायद मेरे शरीर का कोई हिस्सा छोटा है या लंबा है या अच्छा नहीं है। ये उसको एक ऐसी दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस चीज़ को लेकर के। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बच्चे को ऐसा महसूस होता है। अगला, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी बालक में उसके माता पिता से जैविक गुण स्थानांतरित होते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के द्वारा ही होता है कि भाई माता पिता से जो गुण बच्चे में आते हैं, जैसे बच्चे का रंग रूप हो सकता है, उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसका कद, उसकी आवाज़, हो सकता है उसको माता पिता से मिलेंगे। तो ये जो गुण हैं ये क्या कहलाएंगे? ये अनुवांशिकता कहलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी उरी ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा। अब ये विज्ञान वाला पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ये उरी ब्रोनफेन ब्रेनर थे, ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि बच्चे का जो आसपास का वातावरण है उसको उन्होंने 5 मुख्य रूप से लेयर्स में बांटा था। ठीक है, और कहा था कि भाई ये जो लेयर्स होते हैं ना, ये बच्चे को अफेक्ट करते हैं। ये बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट को 5 हिस्सों में बांटा और कहा कि ये बच्चे को अफेक्ट करते हैं, और यही था इनका पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हेंज दुविधा का संबंध किससे है? तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, हेंज दुविधा जो हमने पढ़ा था कोहलबर्ग की थ्योरी में, कि भाई इसका संबंध कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, जिसमें कि वो हेंज दुविधा का इस्तेमाल करके बच्चों के साथ नैतिक तर्कना करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा बच्चा किस अवस्था में है। अगला प्रश्न, नोम चोम्स्की किससे जुड़े हैं? नोम चोम्स्की का संबंध भाषा विकास से है। उनको आधुनिक भाषा विद भी कहा जाता है या आधुनिक भाषा का जनक कह लीजिए। ठीक है, नोम चोम्स्की ने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए थे भाषा विकास को लेकर के। अगला, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका जवाब है
पेवलोव। याद हो अभी हमने पढ़ा था स्किनर के बारे में, जिसने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, लेकिन पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, यानी कि क्लासिकल अनुबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आ गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आ गया, ये है इसका सही जवाब है, स्किनर ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि को सामान्य तथा विशिष्ट तत्व में किसने बांटा है? इसका सही जवाब है स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा प्रश्न आपसे ये वाला ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो द्विकारक बुद्धि कहा जाए या सामान्य विशिष्ट तत्व कहा जाए, एक ही बात है। अब द्विकारक मतलब दो कारक, पहला कारक उन्होंने कहा था कि सामान्य जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा इन्होंने कहा था विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। उन्होंने बुद्धि को दो हिस्सों में बांटा, एक सामान्य और एक विशिष्ट, यही इनका सिद्धांत था। तो ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है कैटल ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, स्केफोल्डिंग को हिंदी में अवलंबन भी कह देते हैं, याद रखिएगा। हिंदी शब्द में कन्फ्यूज़न रहती है, कई बार इसके लिए पाड़ शब्द का इस्तेमाल हो जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए हमेशा स्कैफोल्डिंग ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं हमेशा इंग्लिश शब्द पे फोकस करता हूँ। तो स्कैफोल्डिंग आपको पता होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? इसका सही जवाब है लेव वाइगोस्की ने। मैंने बताया था अभी पहले भी कि लेव वाइगोस्की ने जब अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, तो उसमें उन्होंने एक तो समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात की थी और दूसरा स्कैफोल्डिंग की बात की थी। अब ये होती क्या है? स्कैफोल्डिंग का मतलब सिंपल सा है, मान के चलिए अगर कोई बच्चा है और मैं एज अ टीचर उस बच्चे को कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, तो भाई मैं कैसे समझाऊंगा? मैं कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करूंगा बच्चे को कुछ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे को पृथ्वी के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, तो पृथ्वी को पढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए होगा। मुझे चार्ट हो सकता है, चार्ट की जरूरत पड़ जाए, चार्ट तो नहीं सॉरी, मुझे ग्लोब की जरूरत पड़ जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ग्लोब के माध्यम से मैं बच्चे को पृथ्वी के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, या मैं कोई बच्चे को वीडियो दिखा सकता हूँ कि भाई वीडियो देख लो, इस वीडियो को देख के बहुत कुछ समझ जाओगे। तो भाई मैं किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल तो करूँगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में ही कुछ कर दूँ, इशारा कुछ जादू मंत्र कर दूँ बच्चा सीख जाए, नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जब भी हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीचिंग एड्स हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही जवाब है 4। अच्छे से याद कर लीजिए, 2 नंबर आपके पक्के हैं, किसी भी एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं सीधे सीधे। पहला इंद्रजनित गामक अवस्था, इसी का दूसरा नाम हो जाता है कई बार संवेदी चालक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंद्रजनित गामक आ जाए या संवेदी चालक आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, ये जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 2 से 7 साल होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 साल, और आखिर में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से लेकर के ऊपर जो किशोरावस्था होती है वहाँ तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है। तो ये मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बालक में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान किस अवस्था में आता है? वस्तु स्थायित्व क्या होता है पहले आप ये बताइए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये है, देखिए आप और हम तो ये जानते हैं ना कि कोई वस्तु मेरे सामने है या नहीं है, वो अस्तित्व में रहेगी। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि अगर मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इस धरती पर तभी तक रहेगा जब तक मेरे हाथ में होगा। अगर कल को मान के चलिए मैं अपना फ़ोन घर भूल जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, घर भूल जाता हूँ, तो क्या वो फ़ोन इस दुनिया से ही गायब हो गया अगर मेरे हाथ में नहीं है? तो ऐसा नहीं होता। सिंपल भाषा में कि कोई भी वस्तु मेरे पास है, मेरी आंखों के सामने है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको छू सकता हूँ या नहीं छू सकता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका अस्तित्व तो बना रहेगा ना। और यही ज्ञान शुरू में बच्चों को नहीं होता। एक छोटे बच्चे के सामने कोई खिलौना रखिए और उसको छुपा लीजिए, बच्चा उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन वहीं जब बच्चा 1 साल का हो जाए और यही चीज़ आप उसके साथ दोहराइए कि कोई खिलौना दिखाइए और उसको छुपा लीजिए, बच्चा रोने लगेगा, जिद करने लगेगा कि भाई मुझे वो खिलौना ला कर दो। क्यों? क्योंकि बच्चों की आंखों से वो खिलौना गायब हो गया। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई वस्तु स्थायित्व का ज्ञान किस अवस्था में आता है? तो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है उसमें आता है। पूछा जाए कि भाई किस साल में आता है, किस महीने में आता है, तो बच्चा जब 9 महीने का हो जाता है, 9 माह का हो जाता है, तो बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो विकसित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक सभी निर्जीव
वस्तुओं को सजीव समझता है, जीन पियाजे के अनुसार यह क्या कहलाता है? अब देखिए, इसका सही जवाब है जीववाद। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को, जैसे कि कोई भी चीज़, चाहे खिलौना ही हो उसका, उसको वो सजीव समझता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे, जैसे कोई लड़की है वो गुड़िया से खेलती है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है जैसे उसकी माँ उसके साथ करती है। मतलब वो गुड़िया को खाना खिलाएगी, उसको नहलाएगी, उसको कपड़े पहनाएगी। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये गुड़िया भी मेरी तरह ही सजीव है। तो यही मैंने आपको अभी प्रश्न पूछा है कि बालक सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, जीन पियाजे के अनुसार यह क्या कहलाता है? अब ये सिर्फ उस गुड़िया तक सीमित नहीं है, ये समझ बच्चे की प्रत्येक वस्तु को लेकर के होती है, और ये जो समझ होती है ये क्या कहलाती है? जीववाद कहलाती है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग हमने 50 प्रश्नों को देखा, और यकीन मानिए मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, और अगर आपने इनको एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लिया ना दोबारा से, तो आपकी सीडी भी कंप्लीट है। कोई आपका एग्जाम क्लियर होने से रोक ही नहीं सकता। बस आपको क्या करना है, 2-3 बार और पढ़ना पड़ेगा इसको। उसके लिए आप या तो वीडियो दोबारा देखिए, या फिर सबसे आसान तरीका है इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से जाकर के इसको बार बार पढ़ते रहिए। 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सीडी भी कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, और साथ में कमेंट में जाकर के भी कुछ सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।